नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएँ अपनाई गई, किस प्रकार से जो अपने हस्तशिल्प हुआ करते थे उनको मिटा दिया गया, है ना। इस प्रकार से चीज़ें हम देखेंगे कि उद्योगीकरण जो हुआ करता था, है ना, तो उसको किस प्रकार से विउद्योगीकरण में बदल दिया गया, किस प्रकार से धन का निष्कासन भारत से किया गया। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे इस चैप्टर में। परंतु आज का जो लेक्चर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आज हम सिर्फ देखेंगे भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में। जो 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं मुख्य अपनाई गई, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, उनके बारे में ही सिर्फ आज जानेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, भारत में जैसे ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आया, उसका आर्थिक प्रभाव जो था वो बहुत ही गंभीर भारत को भुगतना पड़ा। जहाँ देखिए, एक और तो हुआ क्या कि पैसा भारत से बाहर जाने लगा, है ना। भारत की संपदा जो थी उसका निष्कासन बाहर होने लगा, और दूसरी ओर जो अपने परंपरागत उद्योग धंधे हुआ करते थे उनका विनाश कर दिया गया, है ना। अंग्रेज जो थे और ब्रिटिश जो उद्योग धंधे हुआ करते थे, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके दम पर अपने उद्योग धंधों को ख़त्म कर दिया गया। हमारी कीमत पर उनको बढ़ावा दिया गया और हमारे उद्योग धंधों को ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ कृषि जो है उसमें भी इस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई, जो एक तरीके से विनाशकारी सिद्ध हुई भारत के लिए। खूब सारे माफ़ कीजिएगा, खूब सारे अकाल भारत में आए उस काल में, है ना। ऐसा कोई दशक नहीं था जब भारत में अकाल न आया हो। खूब सारे लोग उस अकालों की वजह से मौत के गाल में समा गए। तो इस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था थी, उसने भी भारत को विनाश की स्थिति में ही पहुंचाया, है ना। साथ ही साथ उद्योग धंधों के बारे में हमने देख ही लिया है, और इसकी वजह से देखिए उद्योग धंधे खत्म हो गए तो दबाव बढ़ गया कृषि पर, है ना। इस प्रकार से कृषि के अंतर्गत बहुत सारे लोग आ गए और हमारी जो कृषि थी उसके ऊपर दबाव बढ़ गया। तो हमें कुल मिलाकर दुष्परिणाम ही देखने को मिलते हैं जो ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था होती है उसका, है ना। देखिए, इस प्रकार से भारत की व्यवस्था जो है, एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की हालात आप देख सकते हैं कि ये सोने की चिड़िया आपको कहाँ से अब नज़र आ रही है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब भूखे हैं। देखिए इनके कंकाल किस तरह दिख रहे हैं। तो ये सब किस वजह से हुआ? ब्रिटिशर्स की नीतियों की वजह से हुआ, उनकी भू राजस्व संबंधी नीतियों की वजह से हुआ, है ना। सबसे पहले देखिए, ब्रिटेन में की जो कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई क्यों थी? व्यापार करने के लिए आई थी, है ना। सबसे पहले वो यहाँ पर व्यापार करने ही तो आई थी, ठीक है। परंतु बाद में देखिए किस प्रकार से ये भारत में मालिक बन के रह जाती है। और जब ये आते हैं यहाँ पर, तो भारत में जो तैयार माल हुआ करते थे, जो मसाले हुआ करते थे, वो यहाँ से लेके जाते थे और यूरोप में बेचा करते थे। भारत में बने हुए कपड़ों की इतनी इज्जत हुआ करती थी यूरोप में कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसमें भारतीय कपड़े, भारतीय वस्तुएँ जो हैं जिनका उपयोग ना किया जाता हो। यानी कि लोग इतने परेशान हो गए थे कि घर में अगर खिड़की के पर्दे, बेडशीट और जो भी आप कहो कि कुछ वैभवशाली दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े वगैरह, सब का सब कहाँ से? भारत से आया करता था। परंतु देखिए बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है, मगर धीरे धीरे कंपनी ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से भारत में अपनी सत्ता जमाना उसने शुरू कर दिया। और आगे बाद में उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल डाला। इस प्रकार से भारतीय जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी उसको औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया। अब आप कहोगे सर उपनिवेश का क्या अर्थ होता है? तो उपनिवेश का अर्थ होता है कि ऐसा कोई भी अपना क्षेत्र जिसका इस्तेमाल जो है वो मूल देश के लिए उसके संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। यानी भारत उपनिवेश है ना, और यूके जो है वो वहाँ की मूल अर्थव्यवस्था है। तो भारत के जितने भी उद्योग धंधे, जितने भी संसाधन हुआ करते थे, उसका इस्तेमाल किस लिए होगा? यूके की अर्थव्यवस्था के लिए होगा, यूके के लोगों के लिए होगा, ना कि भारत के लिए लोगों के लिए, है ना। भारत से जो उनको जितने भी संसाधन, जितने भी उनको पैसा, धन दौलत प्राप्त होगी, उसका इस्तेमाल वो लेके जाएंगे और इंग्लैंड में ले जाके करेंगे। तो ये हुआ करता था उपनिवेशीकरण, है ना। बाद में देखिए
रजनी पाम दत्त नाम के एक मानव शास्त्री हुए हैं, एक मानव तर्कशास्त्री हुए हैं। देखिए ये है रजनी पाम दत्त, ये इनकी पुस्तक है इंडिया टुडे, है ना। तो इस पुस्तक में जो है ये लिखते हैं, 3 चरण बताते हैं कि किस प्रकार से 3 चरणों में भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारत का शोषण किया गया। पहला है वाणिज्यिक चरण का काल, जो 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक का माना जाता है। ये दोनों चीज़ों के बारे में आप कनेक्शन समझ रहे हैं। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ था ना। और प्लासी के युद्ध के बाद में देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। और 1813 ईस्वी में क्या हुआ था? एक बहुत ही वाटरशेड, एक आप कह दो कि उस काल में एक घटना हुई थी। क्या कि 1813 ईस्वी में कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। हालांकि चाय और चीन के व्यापार पर रखा गया था, परंतु अब देखिए यूरोपियन सेटलर्स को यहाँ पर आने की इजाज़त दे दी गई थी, है ना। तो उस काल तक तो वाणिज्यिक चरण का काल माना जाता है भारत में, है ना। उसके बाद में आता है व्यापारिक पूंजीवाद का काल। तो 1813 से लेकर 1858 ईस्वी तक, यानी 1757 की क्रांति जब तक होती है, वहाँ तक होता है स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद का काल। इसे स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद का काल का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस काल में देखिए अब 1813 के एक्ट के बाद में यूरोप से खूब सारे लोग जो है वो मुक्त व्यापार का अब समर्थन करने लगे थे, और भारत में खूब सारे लोग आके व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और भारत में निवेश करना उन्होंने शुरू कर दिया था, है ना, क्योंकि कंपनी का एकाधिकार अब तक समाप्त किया जा चुका था। फिर आता है 1860 ईस्वी के बाद में जो आता है वित्तीय पूंजीवाद का काल। इसे वित्तीय पूंजीवाद का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब भारत में जो है पूरी तरीके से वित्त में इन्वेस्ट किया जाने लगा, यानी फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस में इन्वेस्ट किया जाने लगा। यानी कि भारत में अगर रेल लाइन बन रही है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? इंग्लैंड से आएगा। भारत का बीमा क्षेत्र हो गया, इस प्रकार से खूब सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया जाने लगा। कहाँ से? यूरोप से। तो रजनी पाम दत्त ने जो है 3 चरण जो है बताए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के। डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, परंतु कहीं अगर आपने ऐसा लिख दिया कि रजनी पाम दत्त के अनुसार जो है 3 चरणों में भारत का शोषण किया गया, जहाँ अगर भारत के शोषण से संबंधित कोई सवाल आ जाए तो, है ना, बस वहाँ पर आप इसे लिख दोगे तो आपका क्या है कि थोड़ा सा मार्क्स आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाता है। देखिए प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों को बंगाल का जो समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था उसके ऊपर उसका अधिकार हो जाता है ना। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। आपको याद ही होगा, भूलना नहीं है कौन सा युद्ध कब हुआ था, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ सकती है यूपीएससी, है ना। इस प्रकार से बक्सर का युद्ध हो जाने के बाद तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पूरी तरीके से दीवानी प्राप्त हो जाती है ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। पहले क्या था कि वो बाहर से पैसे लेके आते थे भारत में और भारत का माल लेके जाते थे, परंतु अब क्या करने लगे ये लोग? भारत का ही पैसा और भारत का ही माल, है ना। भारत से पैसा वसूल कर रहे हैं, उसी पैसे के दम पे जो है वो दूसरे देशों से ये अपना सामान मंगवा रहे हैं, और पैसा भी यहीं का अपना ही और माल जो है यहीं का भेज दिया करते थे। तो अब वो वाला सिस्टम बंद हो गया कि पैसा दो और जूते लो, वो वाली बात इनकी ख़त्म होगी। अब तो जूते भी हमारे और पैसे भी हमारे, है ना। सभी आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों का अब अधिकार हो गया था। मैंने आपको बताया किस प्रकार से। वहाँ पर देखिए यूरोपीय लोग जो है उनको लगा दिया जाता है टैक्स वसूली में। हालांकि जो मोहम्मद रजा खां होते हैं, मोहम्मद रजा खां को नायब जो है वो वहाँ का दीवान नियुक्त किया जाता है, परंतु उसके ऊपर भी निगरानी करने के लिए यूरोपीय अधिकारी लगाए जाते हैं। ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल के प्रादेशिक राजस्व का जो बचा हुआ भाग था उसको निवेश करने के लिए उपयोग में लाती थी। जो उसका बच जाता था पैसा उसको वो निवेश करने के लिए काम में लाती थी। इसलिए आयात तो होता था कम और निर्यात कर दिया हमने ज़्यादा। अब आयात क्यों करेंगे हम? अब तो निर्यात ही निर्यात करेंगे, क्योंकि यहाँ का कच्चा माल भी हमारा, यहाँ से पैसा भी हमारा। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, हमारा मतलब अंग्रेजों का। ठीक है। बंगाल का जो अंतर्देशीय व्यापार हुआ करता था उसमें अंग्रेजों की हिस्सेदारी जो थी वो बड़े पैमाने पर हो गई। जो भी अंतर्देशीय बंगाल में व्यापार होता था उसमें भी देखिए अंग्रेजों की बड़ी व्यापार भागीदारी हो जाती है। और कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे वो तक जो है व्यापार करने लग जाते हैं। कंपनी छोड़ो, कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, जैसे कि नमक हो गया, सुपारी हो गया, तंबाकू हो गया। इनका व्यापार जो है उन पर, ऐसे वस्तुओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे इनकी व्यापार पर अब कब्जा कर लिया, नमक, सुपारी, तंबाकू पर, है ना। साथ ही साथ ये अभी तक देखिए यूरोपीय व्यापारियों के लिए प्रतिबंधित थे, परंतु अब इनके ऊपर जो है कंपनी ने कब्जा
कर लिया और कंपनी अब इनका व्यापार करना शुरू कर देती है। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय माल जो होता था उसको ब्रिटेन में भारी शुल्क लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि भारत का माल अब ब्रिटेन में महंगा हो गया। आप समझ रहे बात, ऐसा क्यों किया गया कि वहाँ पर देखिए 1750 ईस्वी के आसपास, है ना, यानी मध्य 18वीं शताब्दी में वहाँ पर क्या आ जाती है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है। तो 1750 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरुआत हो जाती है और अब वहाँ का क्या हो जाता है कि वो अब पूरे दुनिया में सामान जो है उसका निर्यात करना शुरू कर देते हैं और कच्चा माल अब उनको आवश्यकता है और तैयार माल वो बेचा करते थे। तो भारत से तो वो ले जाते थे कच्चा माल, है ना, भारत से वो लेके चले जाते थे कच्चा माल और इंग्लैंड से अपने यहाँ क्या भेज देते थे, तैयार माल यहाँ भेज देते थे। और अगर हम लोग यहाँ से अगर हम कोई तैयार माल भेजते थे ना, उसके ऊपर वो खूब सारा टैक्स लगा देते थे, इसलिए वो वहाँ पर महंगा हो जाएगा। अब महंगा हो जाएगा तो हमारा क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ब्रिटेन वहाँ पर ऑलरेडी सस्ता प्रोवाइड कर रहा है। और भारत में जो माल आता था ब्रिटेन का, उस पर वो कोई शुल्क नहीं लगाते थे, इसलिए वो माल भारत में सस्ता प्राप्त हो जाता था। इसलिए देखिए भारत के लोग भी वही माल खरीदने लगते थे। भाई 100 रुपये का आपको शर्ट मिल रहा है, माफ़ कीजिएगा, आपको एक तो 100 रुपये का शर्ट मिल रहा है बढ़िया, है ना, कम मशीनों का बनाया हुआ, और आपको एक 250 रुपये का शर्ट मिल रहा है, तो आप कौन सा खरीदोगे? आप तो 100 रुपये का खरीदोगे। क्वालिटी मान लो आपके पास ऑलमोस्ट बराबर ही है, क्योंकि ये 250 वाला जो है ये भारतीय लोग बनाते थे, ये हाथों से सिल के बनाते थे। इन लोगों के पास पूरी औद्योगिकरण वहाँ पर हो गया था, शुरू तो फैक्ट्रीज में बनने लगा था, है ना। इस प्रकार से इन्होंने ब्रिटेन में भारी शुल्क लगा देते थे जो भारत का माल होता था उस पर, तो और भारत का और ब्रिटेन का जो माल होता था यहाँ पर भारत में भेजा जाता था, उस पर देखिए वो कोई शुल्क नहीं लगाते थे। तो इसकी वजह से आयात को प्रोत्साहन मिल रहा था, क्योंकि वो तो हमारे माल, उनका माल तो हमारे देश में सस्ता ही पड़ा, है ना। इस प्रकार से भारत का जो उत्पादन हुआ करता था और जो व्यापार हुआ करता था उसको नष्ट कर दिया गया, है ना। और अब जो बुनकर जो है, मान लो जो बुनकर है वो कंपनी के खरीदारों को अगर माल नहीं बेचते, वो बोले भाई हम तो कंपनी के खरीदारों को नहीं बेचेंगे, हम तो फ्रेंच को बेचेंगे, हम तो डेनिश को लोगों को बेचेंगे, हम तो पुर्तगालियों को बेचेंगे, या हम तो खुद ही अपनी कंपनी के माध्यम से बेचेंगे, तो उनको नहीं बेचने देते थे ये लोग कि नहीं बेचोगे तो हमारी ही कंपनी के थ्रू बेचोगे, ज़्यादा करोगे तो लठ पड़ेंगे तुम पे, है ना। तो उनका माल ही जब्त कर लिया जाता था, साथ ही साथ उनको जेल में डाल दिया जाता था, है ना। तो इस वजह से सारा माल बेचेंगे कौन? कंपनी के थ्रू ही बेचोगे आप सिर्फ, है ना। ये इतना जुल्म इन्होंने करना शुरू कर दिया। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो होता ना, ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ये बंदा रॉबर्ट क्लाइव कैसे अपने भारत को लूट लाट के कैसे हाथ कमर पर रख के खड़ा हुआ है ये, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने एक सोसाइटी बनाई और जो नमक होता था, नमक, उसके निर्माण पर एकाधिकार कर लिया उसने, यानी कि अब नमक भी सिर्फ कंपनी बनाएगी, भारतीय लोग अपना नमक भी नहीं बना सकते, बताओ। इतना काम इन्होंने कर दिया। और 1768 में इस प्रथा को समाप्त करके जमींदार तथा भारतीय व्यापारियों को कंपनी की सरकार को 30% का शुल्क देकर नमक निर्माण की अनुमति दे दी गई। यानी कंपनी का एकाधिकार पहले इन्होंने बना लिया रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, बाद में 1768 में कंपनी के एकाधिकार को तो समाप्त कर दिया, पर क्या किया कि जो भी जमींदार लोग हैं वो 30% टैक्स दे दो और नमक बना लो। समझ पा रहे हैं आप? तो हम अपने देश में हमारा नमक खाने के लिए, बताओ, इन लोगों को 30% टैक्स हमको देना पड़ रहा है फालतू में। फिर 1772 में ये सुविधा जो थी ये फिर से समाप्त कर दी गई और 1758 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का जो कठपुतली नवाब हुआ करता था मीर जाफ़र, मैंने आपको बताया मीर जाफ़र, मीर कासिम कौन कौन कब हुआ करता था, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। तो मीर जाफ़र से इन्होंने शोरा का व्यापार जो हुआ करता था उसके ऊपर एक अधिकार कर लिया। अब आप कहोगे सर शोरा क्या है? शोरा तो जो बारूद जानते हो, बारूद जो इस्तेमाल होता है तोपों में, तो वो तोप, वो समझ लो कि इसी शोरा से बनता है वो बारूद, तो इसके ऊपर अब एकाधिकार कर लिया। यानी अब शोरा का व्यापार जो है वो कोई कर ही नहीं सकता कंपनी के सिवा, है ना। इसलिए देखिए हर चीज़ों पर एकाधिकार करते जा रहे हैं। नमक पर कर लिया, शोरा के व्यापार पर इन्होंने कर लिया, है ना। बाद में 1793 आते आते नील जो थी वो नील भी व्यापार की एक प्रमुख मद बन गई, है ना। नील का क्या करते थे? नील में पहले जो ब्लू कलर होता था तो वो इसी नील के माध्यम से ही वो दिया जाता था, जब तक जर्मनी ने सिंथेटिक जो ये इंडिगो नहीं तैयार कर ली थी, है ना, कृत्रिम नील जो है जर्मनी ने नहीं तैयार कर ली थी, तब तक ज़बरदस्ती नील उगाया करते थे भारतीय किसानों से। समझ पा रहे हैं आप बात, है ना। और इसकी खेती करने वाले कृषकों का भारी शोषण और उत्पीड़न हुआ करता था। समझ रहे हैं आप बात क्यों होता था? क्योंकि देखिए भारत में पहले ट्रेडिशनल रूप में क्या उगाया जाता था भाई, हम लोग खाद्य पदार्थ उगाया करते थे ज़्यादातर, है ना। तो खाद्य पदार्थों में क्या होता था कि मान लो अकाल भी पड़ गया, ज़्यादा भी नहीं हुआ, तो खाने का तो बचता था अपने पास,
परंतु अंग्रेज लोगों ने क्या किया भाई, खाने के नाम पर आप ये खाद्य वस्तु मत उगाओ, आप तो नील की खेती करो। अब मान लो नील की खेती खराब होगी या नील की जो है वो जितना पैसा मिलना चाहिए था, नील के दाम गिर गए, पैसा नहीं मिले, तो अब जमींदार वो जो किसान होते थे उनके पास तो खाने के भी कुछ नहीं बचते थे। समझ रहे हैं बात, इसलिए वो भूखे मर जाते थे और उनकी हालत कैसी होती थी मैंने आपको पीछे बताया ही है। तो इस प्रकार से इन्होंने नील की खेती ज़बरदस्ती करवाना भारत के लोगों से शुरू करवा दिया। और इस प्रकार से कंपनी ने बंगाल और बिहार में जो अफीम उगाया करते थे उस अफीम के पर भी एकाधिकार कर लिया इन्होंने कि अफीम जो है सिर्फ कंपनी उगाएगी, अफीम पर पूरा एकाधिकार कंपनी का है। वो कंपनी को अफीम उगाना बेचना सब जो सारा का सारा अधिकार किसने कर लिया, कंपनी ने कर लिया। तो देखिए नमक पर कर लिया, नील इनसे ज़बरदस्ती उगवा रहे हैं, शोरा पर एकाधिकार कर लिया, अफीम जो है उसके ऊपर अधिकार कर लिया इन्होंने, है ना। तो जहाँ जहाँ इनको अफीम दिखती थी ना वहाँ एक डायरेक्ट हमला कर देते थे भाई कि भैया अफीम हमारे कब्जे में होनी चाहिए ये सारी की सारी। और अफीम महंगी भी कहा करते थे, चीन में अफीम भेजा करते थे। तो अफीम वाले ये चीन वाले अफीम खा कर इनकी आंखें छोटी हो गई। समझ रहे हैं बात, चीन में तो ये हुआ था अफीम वार होता है चीन के साथ, तो यानी चीन वाले मना कर देते हैं कि हम आपसे अफीम नहीं लेंगे। तो इंग्लैंड वाले बाकायदा चीन को हराते हैं और हराने के बाद बोलते पूछते उनसे भैया आप बताओ हमसे तुम अफीम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। तो उन्होंने बेचारों ने छोटी छोटी आंखें खोल के ही बोला भाई खरीदेंगे, क्या करेंगे। तो इसी वजह से उनकी आंखें आप छोटी हो गई बेचारों की। ये इन लोग जो है ब्रिटेन वाले इन लोगों को अफीम खिला खिला के आंखें छोटी कर दी इनकी, पहले ही छोटी थी। तो अफीम पर एकाधिकार कर लिया। फिर देख लिया 18वीं सदी और के अंतिम दशकों में और 19वीं सदी के आते इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भारत को उसका बाजार बना दिया जाता है। समझ रहे हैं बात। और अब देखिए भारत की अर्थव्यवस्था इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी वहाँ पर औद्योगिकरण आ गया। इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हो गया। औद्योगिकरण का मतलब क्या कि भारत में पहले जैसे कपड़े कैसे बनाए जाते होंगे, कुछ भी चीज़ों का उत्पादन कैसे होता होगा, घर में ही उत्पादन करते थे वो थोड़ा थोड़ा, कोई फैक्ट्रीज थोड़ी हुआ करती थी आज के जैसे बड़ी बड़ी। पर अब इंग्लैंड में ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है ना, वो फैक्ट्री वहाँ पर लगने लगी और एक साथ सामूहिक उत्पादन वहाँ पर होने लगा, है ना। वो तकलियाँ वगैरह बनने लगी, वाष्प का इंजन जो था उसका आविष्कार इंग्लैंड में हो गया, है ना। ये आपने पढ़ाया होगा बचपन में। तो इस वजह से अब क्या होगा, अब वहाँ का जो तैयार माल जो है वो खूब तैयार माल हो रहा है, वहाँ तो मशीनों से बना रहे हैं। हमारे भारत वाला एक शर्ट बना रहा है तब तक तो वो 100 शर्ट बना के रख दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात। अब ये 100 शर्ट कहाँ भेजेंगे, तो जहाँ जहाँ इनके उपनिवेश हुआ करते थे वहाँ ये भेजते थे। और भारत में भेजने के लिए क्या करते थे, अब भारत में कोई इनके ऊपर आयात शुल्क नहीं लगता था। भारत में भेजेंगे तो भारत में आने पर आयात शुल्क लगाते थे ना, वो आयात शुल्क ये कोई आयात शुल्क नहीं लगाते थे। इसका मतलब सस्ता हमको पड़ जाता था, तो अब भारत के लोग सस्ता खरीदने लगते थे। फिर इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ा कर और अपने जैसा बनाना शुरू कर दिया। तो अब भारतीय भी उनके देखा देख उन्हीं के जैसे शर्ट और पैंट पहनने लगे। समझ रहे हैं आप बात। और भारत का तैयार माल उधर जाने नहीं दे रहे ये लोग, क्योंकि टैक्स लगा दे रहे खूब सारा एक्सपोर्ट में, और कच्चा माल से भेज रहे हैं यहाँ से। यानी कि पहले हम अगर वस्त्र अगर यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हम क्या सिर्फ कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कपास मात्र अब हम एक्सपोर्ट करने लायक रह गए, है ना। और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका तो पैसा ज़्यादा होता है, कच्चे माल का कहाँ कितना पैसा होता है ना। और ये है देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स कैसे हाथ पे हाथ धर के खड़ा हुआ है लूट लूट के भारत को। अब है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में पहला देख लेते हैं कि कृषि पर किस व्यवस्था प्रकार का प्रभाव पड़ता है ना। तो भारत से देखिए ब्रिटेन के ये लोग आए थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित हुआ करती थी, है ना। और कृषि उत्पादों के द्वारा ही कृषि के प्रकार के उद्योग भी चला करते थे। जो कृषि के उत्पाद हुआ, जैसे मान लो कपास है तो कपास ही उद्योगों में काम आता था। उद्योग घरेलू उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, घर में ही जो है पार्ट टाइम आदमी बनाया करते थे काम, है ना। सन का उद्योग हो गया, ये सारा कपड़े का उद्योग हो गया, ये सारा घर पे बनाया करते थे। अब देखिए और पूरा ग्रामीण समाज जो है वो आत्मनिर्भर हुआ करता था, यानी वो अपना आराम से खुद उत्पादन किया करता था। जो देसी राजे रजवाड़े हुआ करते थे वो उनसे महंगे महंगे कपड़े भी खरीद दिया करते थे। फिर इन्होंने राजे रजवाड़े ही ख़त्म कर दिए, तो अब इनके कपड़े खरीदेगा कौन, आप समझिए। इनके तो दोनों तरफ से, और उन राजे रजवाड़ों की जगह ब्रिटिशर्स के जो अधिकारी आ गए वो इनके बनाए हुए कपड़े पहनेंगे नहीं, वो तो पहनेंगे कहाँ से, वो तो ब्रिटेन वाले कपड़े पहनेंगे। समझ रहे हैं आप बात। फिर देखिए 50 साल के अंदर अंदर इस जो भी भूस्वामित्व हुआ करता था उसका नया स्वरूप उसको दे दिया गया। और उसमें अलग अलग तरीके के, देखिए मैं कहूँ कि अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए भारत में भू राजस्व के अलग अलग क्षेत्रों में, है ना। और
जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आत्मनिर्भर हुआ करती थी उसको पूरा तहस नहस इन्होंने कर दिया ब्रिटिशर्स ने। और अंग्रेजों ने 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनाई भारत में। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कि द्वैत शासन कब से कब तक रहता है? 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक द्वैत शासन रहता है। वॉरेन हेस्टिंग्स उस काल में भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब द्वैत शासन को समाप्त कर दिया इसने, और अब ले आया ये फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम ले आया ये। द्वैत शासन में क्या हुआ करता था? एक तरफ अधिकार नाम मात्र का तो नवाब के पास और वास्तविक कंपनी के पास। अब नाम मात्र का इसने हटा दिया और वास्तविक अब खुद के अंदर ही आ गया, सारा अधिकार अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। और वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आया फार्मिंग व्यवस्था। फार्मिंग व्यवस्था में क्या हुआ करता था? ये भू राजस्व वसूली की एक व्यवस्था थी। इसमें क्या हुआ करता था? कंपनी जो है वो राजस्व वसूली का अधिकार देती थी लोगों को, और किसको देती थी? जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको। यानी मान लीजिए, मैं आपको यहाँ समझाऊं कि ये मान लो एक खेत है पूरा, ठीक है। अब कंपनी क्या कहती थी? भाई ये देखो, ये खेत है, 100 एकड़ का ये खेत है, और इसकी जो है इसका राजस्व निर्धारित किया जाता है 1 लाख रुपए 1 साल के। बताओ, अब इसकी बोली लगती थी। अब यहाँ पर खूब सारे लोग बैठ गए, खूब सारे लोग यहाँ पर बैठ गए, और ये लोग बैठ के अब यहाँ पर राजस्व बोली लगा रहे हैं कि भैया बोली लगाओ। अब आदमी बोलेंगे 1 लाख 1,000, 1,20,000, 1,50,000। मान लो किसी एक्स नाम के आदमी ने 1,50,000 रुपये बोल दिए। अब ये 1 साल के लिए ये ज़मीन हो गई एक्स आदमी की, है ना। मान लो कि आदमी का नाम है चंदन सिंह, तो चंदन सिंह जी की ये ज़मीन हो गई 1 साल के लिए। अब 1.5 लाख रुपए चंदन सिंह जी दे दे कंपनी को, और इस ज़मीन से जितना भी राजस्व वसूल करे वो चंदन सिंह जी का। तो ये हुआ करती थी फार्मिंग व्यवस्था। समझ रहे हैं बात? फिर इसी जगह पर आगे आके फिर कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस इसकी जगह जो है फार्मिंग व्यवस्था की जगह वो ले आता है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था ले आता है 1793 में। इस प्रकार से कुल मिलाकर देश के 3 अलग अलग क्षेत्रों में 3 अलग अलग जो है यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई जाती है। एक होता है स्थायी बंदोबस्त होता है ना, एक स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी और एक महालवाड़ी व्यवस्था। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में भारत में भू राजस्व की ले आई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थायी बंदोबस्त के बारे में। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ? अब फार्मिंग व्यवस्था जो है वो असफल साबित हो रही थी बंगाल में, तो अब कॉर्नवालिस को यहाँ पर भेजा गया और इसको स्पष्ट निर्देश दे के भेजा गया कि भैया इसने तो बर्बाद कर दिया। किसने? ये वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह ने हेस्टिंग्स ने तो बर्बाद कर दिया था। 1769 और 70 में बहुत ही खतरनाक वाला अकाल वहाँ पर पड़ा था बंगाल में। लगभग 1/3 जनता जो है वो तो मर गई थी। 1/3 जनता के मरने का आप समझ रहे हो मतलब? इतना भयंकर अकाल आया था। तो ये फार्मिंग व्यवस्था वहाँ पर कामयाब नहीं हुई। तो स्पष्ट निर्देश देकर कॉर्नवालिस को भेजा गया था कि कॉर्नवालिस साहब, इसका कार्यकाल कब तक था? 1785 से 1793 तक, कि भाई कॉर्नवालिस साहब आप जाओ और ये भू राजस्व व्यवस्था को संभालो, ठीक ठाक से हमको भी पैसा दो, और उधर बंगाल में क्या हो रहा है इसको देखो। तो अब आया कॉर्नवालिस बंगाल में, और बंगाल में जब ये आया तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इसने लागू कर दी। इसे देखिए इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि एक ही बात है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में जो है ये लागू कर दी गई। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, है ना। और ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत का कुल 19% क्षेत्र जो था ना उस काल में, उस पर लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, है ना। ये कितना % था ये भी आपको याद रखना। इसमें क्या हुआ करता था, देखिए मैं यहाँ पर समझा दो आपको। स्थायी बंदोबस्त, इस स्थायी बंदोबस्त में हुआ क्या करता था कि वही जमींदार जो थे ना, जमींदारों के साथ ये किया जाता था। इसका पूरा आप कहो कि जो गठबंधन था वो किसके साथ था? जमींदारों के साथ। वही कि भैया एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र की बोली लगा दो, कौन सबसे ज़्यादा इसका राजस्व देगा वो राजस्व जो है उसको वो जमींदारी फिर दे दी जाती थी, है ना। और कंपनी ने ये किया क्यों भाई? ये वाला क्यों काम किया? कंपनी को लग रहा था कि भाई देखो दक्षिण में उस काल में मद्रास में युद्ध लड़े जा रही थी, मैसूर के साथ युद्ध चल रहा था, है ना।
साथ ही साथ अर्काट का निजाम वगैरह तमाम दाम जब मराठों के साथ युद्ध चल रहा था तो कंपनी को बहुत पैसों की आवश्यकता थी। तो कंपनी को लगा यार हमको एक स्थायी पैसे का जुगाड़ चाहिए, है ना, कि एक स्थायी हमें आमदनी हो जाए। तो हम मान लो कि इस भूमि पर जो है निर्धारित कर दिया कि भैया 1 लाख रुपये आप हमें दोगे, है ना, तो अब हमें 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। 1 लाख तो हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें उतार चढ़ाव नहीं चाहिए इसमें, इसलिए ये लाया गई स्थायी बंदोबस्त। तो ज़मींदारों से कहा जाता था और जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसी को दे दी जाती थी ये ज़मीन, है ना। और यहाँ पर सूर्यास्त का नियम एक लागू किया। सूर्यास्त का नियम का मतलब मान लो कि 1 अप्रैल निर्धारित कर दी गई ज़मीन, तारीख कि 1 अप्रैल को जो है आप हमको दे दोगे 1 लाख रुपए, जो आपसे हमने भू राजस्व तय किया है वो 1 लाख रुपए अगर आप हमें 1 अप्रैल तक दे देते तो 1 अप्रैल के सूरज ढलने तक अगर दे दिया तो ये ज़मींदारी आपकी रहेगी, नहीं तो भैया ये ज़मींदारी हम लेके आपसे दूसरे को दे देंगे। ये हुआ करते थे ज़मींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो ये हो गया सूर्यास्त का नियम, हमने देख लिया इसमें। अब इसमें भूमि का मालिक किसको बना दिया गया? ज़मींदारों को बना दिया गया। अब तक हुआ क्या करता था भारतीय समाज में कि ज़मींदार जो हुआ करते थे उन्हें सिर्फ राजस्व वसूल करने का अधिकार था। अब वो मालिक बन बैठे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखिए वो क्या करेंगे, उसमें से अब ब्रिटेन को क्या लग रहा था कंपनी को कि भाई देखिए इसमें से हमने तो 1 लाख रुपए निर्धारित कर दिया, अब देखिए इसमें ज़मींदार क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट करेगा, बढ़िया बीज पानी खाद टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्ट करेगा और उसकी वजह से इसमें ज़्यादा उत्पादन होगा। और भाई ज़मींदार चाहेगा कि इसमें 1.5 लाख का उत्पादन हो जाए ताकि मुझे 50,000 का मुझे फ़ायदा हो पाए। मगर देखिए ज़मींदारों ने ऐसा कुछ नहीं किया और लास्ट में सबसे ज़्यादा पिसा कौन? सबसे ज़्यादा इसमें लास्ट में पिसता है गरीब किसान काश्तकार, इसमें पिस के रह जाता है। ज़मींदारों में के तो देखिए नीलामियाँ भी होती है, परंतु वास्तविकता में वो नीलामियाँ देखिए बेनामी नाम से उन्हीं ज़मींदारों द्वारा वापस खरीद ली जाती है। तो ज़मींदारों का कुछ नहीं बिगड़ता, सबसे ज़्यादा शोषण किसका होता है? इसमें होता है काश्तकारों का। तो इसके बारे में आपको याद क्या रख लेना है ज़मींदारी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। एक तो कॉर्नवालिस का नाम, कॉर्नवालिस का नाम 1793 में लाई गई, ठीक है ना। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लाई गई। 19% क्षेत्र में पूरे में लाई गई। और इसमें ज़मींदार जो हुआ करता था वो ज़मींदार जो है वो इसका असली मालिक हुआ करता था, ठीक है। सूर्यास्त का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो सूर्यास्त का नियम जो है वो इसी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का भाग है, ये सब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ना। और इसमें 1/10 भाग जो है वो अपने पास रख सकता था और बाकी सारा भाग कंपनी को देना पड़ता था। ये वाली बात इसमें याद रख लेना। अब देखिए एक बार यहाँ जो लिखा हुआ मैं आपको बता दूं, 19% भाग पर ये हुआ करती थी और ज़मींदारों के एक नए वर्ग को यहाँ पर भूस्वामी घोषित कर दिया गया और भू राजस्व वसूल करना उन्हीं से भू राजस्व वसूल करना होता था, जिसका 10वां या 11वां भाग जो है पारिश्रमिक के रूप में वो लोग वो राजस्व जो ज़मींदार हुआ करते थे वो अपने पास रख सकते थे और बाकी शेष जो कंपनी के पास उन्हें भेजना पड़ता था। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि काश्तकारों के लिए किए जाने वाले किराए का निर्धारण जो है नहीं किया गया इसमें। भाई काश्तकार, एक सिंगल काश्तकार जो होता है, काश्तकार मतलब किसान जो है, उससे कितना लिया जाएगा ये निर्धारित नहीं किया गया। सिर्फ ज़मींदार से कितना लिया जाएगा ये निर्धारित कर दिया गया। अब ज़मींदार देखो जिससे जितना ले ले, उसको लूट सके वो उतना लूट ले, समझ रहे हैं आप बात, है ना। तो काश्तकारों का इसमें शोषण खूब हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या किया, भाई एक बार तो हमें निर्धारित करना है ना। अब हमने निर्धारित कर दिया भाई 1 लाख एक बार निर्धारित कर दिया, अब हम इससे बढ़ा नहीं सकते। तो अंग्रेजों ने पहले ही एक उसको बढ़ा चढ़ा कर रख दिया। भाई जहाँ पर 1 लाख की वसूली हो सकती थी वहाँ पर इन्होंने पहले ही 1,80,000 रख दिए। भाई इनको लग रहा था आगे आने वाले कुछ सालों तक तो हम बढ़ा ही नहीं सकेंगे ना इसको, तो पहले ही बढ़ा कर रख देते हैं। तो आखिर में आखिर में इसमें पिसता कौन है? इसमें पिसता है सामान्य काश्तकार, है ना। फिर यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने 2011 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था और यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः तथा इसके कारण के रूप में जोड़कर देख सकते हैं? तो इसके बाद मतलब बहुत सारे कानूनी विवाद होने लगे। तो क्या कारण था उनका? तो रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपर्युक्त A, B, C कथनों में से कोई भी सही नहीं है।
तो इसमें क्या हुआ था, कानूनी विवाद यही हो गया था कि रैयत की तुलना में ज़मींदारों की स्थिति जो है उसको अधिक इन्होंने सशक्त बना दी। देखिए वैसे तो ज़मींदारों की स्थिति भी इसमें कोई सशक्त नहीं होती है, क्योंकि उनकी भी ज़मींदारियाँ बिकती रहती है, हालांकि वो बेनामी नाम से खुद ही खरीद लेते हैं, परंतु इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी इसमें से सही नहीं होगा। फिर आ जाते हैं आगे। अब ये देखिए 3 जो ये भू राजस्व नीति अपनाई गई थी, तो इनमें तीनों में नाम भी दिए हुए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी में था टॉमस मुनरो होता है, और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन भी एक इसमें रहता है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ पर लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त, और ये वाला जो क्षेत्र होता है पूरा, इसमें लागू की गई थी रैयतवाड़ी। सबसे बड़े क्षेत्र पर रैयतवाड़ी ही लागू की जाती है, और ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाले क्षेत्र में थी महालवाड़ी व्यवस्था, है ना। अब आ जाते हैं हम रैयतवाड़ी व्यवस्था दूसरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ करता था कि उस काल में देखिए चल क्या रहा होता है कि स्कॉटिश ज्ञानोदय चल रहा होता है। स्कॉटिश ज्ञानोदय का काल जो है ये चल रहा होता है। स्कॉटिश ज्ञानोदय के काल में क्या हो रहा था, वहाँ पर रिकार्डो का डेविड रिकार्डो का लगान सिद्धांत चल रहा होता है। तो डेविड रिकार्डो कहता है कि भाई देखो, मेहनत कौन कर रहा है, काश्तकार, और मालिक कौन है, सरकार। इन सरकार के बीच में देखिए, और लगान क्या होती है, लगान का मतलब है कि काश्तकार अपनी उत्पादन करने की जो उनकी मेहनत मजदूरी करी है उसका हिस्सा वो अपने पास रख ले, और जो बाकी बचा है वो किसका अधिकार है, वो सरकार का अधिकार है, वही लगान है। तो अब इसमें बीच में जो ज़मींदार है बिचौलिए, उनका क्या काम है, तो उन्हीं ज़मींदारों को हटाने के लिए जो है ये लेकर आते हैं बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो जो टॉमस मुनरो होते हैं और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो होते हैं ना, ये लोग प्रभावित होते हैं किससे, ये डेविड रिकार्डो के सिद्धांत से और स्कॉटिश ज्ञानोदय के से ये प्रभावित होते हैं। और जो पहले कॉर्नवालिस लेके आया था जमींदारी व्यवस्था, वो खुद जमींदार हुआ करता था ब्रिटेन में, तो जो जैसा व्यक्ति वो वैसा ही कानून लाएगा। तो अब ये जो टॉमस मुनरो हुआ करते थे और एक माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन भी हुआ करते थे, ये लोग जो है ये स्कॉटिश ज्ञानोदय से प्रभावित हुआ करते थे। तो ये लोग लेके आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें जमींदारों को कोई स्थान नहीं था। यहाँ पर कंपनी जो थी उसको तो सर्वोच्च मालिक बना दिया गया, सर्वोच्च जो है मालिक बन गई कंपनी, और जो कंपनी का जो ज़मीन का मालिकाना हक जो था वो किसको दे दिया गया, वो रैयत को दे दिया गया। रैयत का मतलब होता है किसान, है ना, और इसका बहुवचन होता है रियाया। आपने सुना होगा ना अकबर वगैरह के, जोधा अकबर मूवी वगैरह में, कि रियाया जो है, रियाया को जो है आप थोड़ी इस पर रहम करिए, ये करिए, तो वही रैयत का बहुवचन होता है रियाया। तो ये हो गया। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने सबसे पहले इसको लागू किया, कहाँ पर, तमिलनाडु में बारामहल जिले में। जो तमिलनाडु का बारामहल जिला था ना, वहाँ पर ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड होते हैं, ये लागू इसे करते हैं। इससे पहले देखिए वहाँ पर लागू रहती है जमींदारी व्यवस्था, यानी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ही पहले तमिलनाडु में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें शुरू में वही लागू करते हैं। अब वहाँ पर जब इनको जमींदार नहीं मिलते बंगाल के जैसे, तो वहाँ पर जो पालेगर हुआ करते थे, पालेगर या मिरासीदार जिन्हें कहते थे, पालेगर या मिरासीदार, जो पालेगर या मिरासीदारों को वहाँ पर मान लिया गया बंगाल के जो हुआ करते थे जमींदार, उसी के जैसे, और उनके साथ ये बंदोबस्त किया गया था। परंतु बाद में जब कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर लागू की जाती है, बारामहल जिले से शुरुआत की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था की। और बाद में देखिए इसको मद्रास के साथ बम्बई और बंगाल के कुछ हिस्से, आसाम और कुर्ग का हिस्सा जो है, इस प्रकार से इसको लागू किया जाता है। और पूरे ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र जो है उस पर लागू की जाती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि सबसे बड़े क्षेत्र पे कौन से लागू की जाती है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू की जाती है ना। इस व्यवस्था में क्या हुआ करता था कि जो कृषक हुआ करता था ना, वो ही भूस्वामी हुआ करता था, और उसमें कौन हुआ करता था, जमींदार हुआ करता था स्थायी बंदोबस्त में। और कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से उसको 33 से 55% के बीच में उसको टैक्स दे देना पड़ता था। जितना भी उत्पादन होता था उसका 33 से लेकर 55% तक उसको दे दिया जाना पड़ता था, ठीक है। साथ ही साथ सरकार जब कर का निर्धारण करती थी तो मनमाने ढंग से नहीं करती थी। पहले पूरा भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, उसके बाद सिंचाई का साधन किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें देखी जाती थी, और उसके बाद में कर का निर्धारण उसमें किया जाता था। परंतु देखिए ये सब चीज़ें जो थी, ये तो थी सिर्फ सैद्धांतिक रूप में। वास्तविकता में तो क्या हुआ करता था, वास्तविकता में तो वहाँ पर कोई भी ऐसा सर्वेक्षण व्यवस्था की व्यवस्था ही नहीं थी। जो भू राजस्व तय किया जाता था ना,
जो भू राजस्व तय किया जाता था वो मनमाने ढंग से तय कर दिया जाता था, मनमाने ढंग से तय कर दिया जाता था, जिसको कहते थे पुटचुट व्यवस्था। ये याद रखना आप कि जो भूमि के बिना सर्वेक्षण के मनमाने ढंग से कर निर्धारण करने की व्यवस्था थी उसे पुटचुट व्यवस्था कहते थे। और ये पुटचुट व्यवस्था किससे, रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछती है, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था उलगुलन, उलगुलन जो है वो किससे संबंधित है, तो उसमें था मुंडा उलगुलन, है ना। तो मुंडा उलगुलन था, वो उलगुलन को, मुंडा जो आंदोलन उन्होंने किया था, क्रांति की थी, उसको उलगुलन कहते हैं वो। तो इस प्रकार से पुटचुट व्यवस्था जो है ये किससे संबंधित है पूछ लेगा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। इसका मतलब क्या है पुटचुट व्यवस्था का, यानी मनमाने ढंग से बिना सर्वेक्षण के जो कर लगा दिए उन्होंने, वो उन्हें कह दिया गया पुटचुट व्यवस्था। तो इन जो है इसमें सिद्धांत में तो कहा गया कि भैया सब कुछ ये सर्वेक्षण किया जाएगा, भूमि का सिंचाई व्यवस्था देखी जाएगी और उसके आधार पर फिर जो है टैक्स निर्धारित किया जाएगा, फिर वसूल किया जाएगा। परंतु ये तो देखिए अंग्रेजों की कहने वाली बातें हैं, वास्तविकता में उन्होंने कुछ नहीं देखा, खूब पैसा यहाँ से भी लूटा। तो यहाँ पर भी जो रैयत जो थे ना, ये यहाँ पर रैयत ही पिसते हैं, जो आम काश्तकार होते हैं वही पिसते हैं। यहाँ पर क्या होता था कि पट्टा दिया जाता था, यानी कि मान लो 10 ये बीघा की ज़मीन है और 10 बीघा की ज़मीन पर बात तय होगी कि आपको जो है 1 लाख रुपए देने हैं 1 साल के, और अब पट्टा इस 10 बीघा का पट्टा दे दिया गया किसानों को और किसान इसके भूस्वामी हो गए। अब मान लो ये 10 बीघा पर 1 लाख रुपए जो है ये वसूली नहीं की जा सकी, क्योंकि ये 10 बीघा पर 1 लाख रुपए उन्होंने मनमाने ढंग से वसूल किया इन्होंने निर्धारित कर दिए। अगर कायदे से अगर इसको ठीक ठाक से सर्वेक्षण करके किया जाता तो ये 30,000 रुपये इसके ऊपर होते हैं। अब 30,000 की जगह इन्होंने 1 लाख कर दिए, अब 70,000 रुपये बेचारे कहाँ से देंगे। तो अपना पट्टा बचाने के लिए ये फिर जाते थे कहाँ पर, ये जाते थे महाजनों के पास में, ये बेचारे महाजनों के पास में जाते थे और महाजनों से उधार लेते थे। और महाजन फिर देखिए इनके जब ये पैसा नहीं दे पाते थे तो पैसे पे पैसा, ब्याज पे ब्याज जोड़ के महाजन इनका खूब शोषण किया करते थे। पुरानी फिल्मों में आपने देखा ही होगा, अंगूठा लगा के बैल की जोड़ी बेचारे के पास कुछ नहीं हुआ करता था, सब ले जाते थे, है ना। तो जब दक्कन में पूरा दंगा हो जाता है इसकी वजह से, और दक्कन दंगा आयोग बनाया जाता है, बाद में आगे पढ़ेंगे हम। तो दक्कन दंगा आयोग जब बनाया जाता था उसमें यही बात निकल के सामने आती है कि ये जो व्यवस्था है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें खूब शोषण किया है, फिर इसमें थोड़ा बदलाव भी किया जाता है। तो ये देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में भी शोषण आखिरकार किसका होता है, काश्तकारों का। इसमें याद रखने वाली आपको बात यह है कि इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो मालिक होता है ना, मालिक, अब वो मालिक यहाँ पर जो है भूस्वामी कौन है, वो काश्तकार है, वो काश्तकार भूस्वामी है। याद रखना 51% क्षेत्र में ये लागू थी। माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, इनका नाम याद रखना, ये जुड़े हुए हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था से, है ना। ये हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही बात है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी ठीक बात है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, हाँ जी बिल्कुल किया जाता था, सिद्धांत रूप में तो किया ही जाता था ना। तो ये जो है तीनों के तीनों इसमें सेंटेंस सही माने जाएंगे। फिर आगे आ जाते हैं। अब देखिए जो पट्टा जो है वो भूमि का वो टैक्स नहीं दे पाता था उसको जो है वो बेच दी जाती थी, हाँ। और स्थायी बंदोबस्त वाली बात यहाँ पर आ गई, ये तो है ना। हाँ देखिए ये जो है ये मैं इसी का लेके आया हूँ, ये दूसरी किताब से लेके आया हूँ, +2 पार्टीशन वाली। ये सब मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो इसमें लिखा हुआ है ना। डेविड रिकार्डो का ये सिद्धांत, बिचौलिया वाला, ये सब मैंने बता दिया। अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ शब्द है, जैसे पुटचुट व्यवस्था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पालेकर या मिरासीदार जो कौन है, दक्षिण भारत में बंगाल के जैसे जमींदारों के जैसे ये हुआ करते थे। और ये माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो है ये भी रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं महलवाड़ी व्यवस्था में, है ना। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये लगभग 30% क्षेत्र पर जो है फैली हुई थी। तो 51% पे होगी रैयतवाड़ी, 19% पे होगी स्थायी बंदोबस्त, और बचा जो 30% उस पर कितना कौन हो गया, उस 30 पे हो गया महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। अब महलवाड़ी व्यवस्था में देखिए ये लागू की जाती है 1822 ईस्वी में, है ना।
और अब इस महालवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू होती है। तो ये देखिए, अवध वाला क्षेत्र, मध्य प्रांत वाला, संयुक्त प्रांत वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमोत्तर बंगाल जो है, सॉरी पंजाब जो है, इस क्षेत्र में लागू हुआ करती थी, है ना। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें हुआ क्या करता था कि देखिए, इसमें भी बात तो ये की कि सर्वेक्षण इसमें किया जाएगा, सर्वेक्षण करके जो है फिर पैसा जो कर वसूल किया जाएगा। तो सर्वेक्षण की बात जो है वो सर्वेक्षण की बात इसमें भी लागू की गई। और बंदोबस्त कितने साल के लिए होता, 30 वर्ष के लिए। जो बंदोबस्त किया जाता वो बंदोबस्त किया जाता 30 साल के लिए। 30 साल के बाद में फिर से इसको बदला जाएगा, है ना। और इसमें क्या था कि अब जो पूरा टैक्स लिया जाएगा वो महाल से लिया जाएगा, महाल या ग्राम समुदाय से लिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों का ये मानना था कि यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में जो महाल हुआ करता था या ग्राम समुदाय हुआ करता था, कम्युनिटी होती थी, वही जो है भूमि की मालिक हुआ करती थी, समुदाय मालिक हुआ करता था, सामुदायिक भूमि हुआ करती थी, किसी व्यक्ति की भूमि नहीं हुआ करती थी। इसलिए जो है पूरा का पूरा जो है टैक्स कौन देगा, महाल टैक्स देगा, यानी एक पूरे गांव समुदाय जो है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। और अब फिर जो है उसके अंदर गांव हर व्यक्ति के ऊपर टैक्स थोप दिया गया, वो लगा दिया कि भाई हाँ, पूरे गांव का मान लो ये हो गया, पूरे गांव देगा 10 लाख रुपए, पूरा गांव देगा। और फिर बता दिया कि भाई एक सिंगल आदमी जो है भूमि के आधार पर ये कोई 2000 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 1 लाख देगा, जिसके पास जितनी भूमि है। इस प्रकार से पूरे ग्राम समुदाय को जो है यहाँ पर दिया गया और मालिक बना दिया गया ग्राम समुदाय को यहाँ पर। और सर्वोच्च मालिक तो देखिए कंपनी ही यहाँ पर रहेगी, है ना। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, भू राजस्व का निर्धारण कृषक के ऊपर नहीं किया गया, बल्कि पूरे गांव या महाल के ऊपर ही इसमें कर दिया जाता है। और लगान का निर्धारण जो है वो संयुक्त रूप से कर दिया गया है, यानी एक गांव जो है उसको जिम्मेदार ठहरा दिया गया, भाई तुम्हारे गांव से 10 लाख रुपए हमको टैक्स में मिलने चाहिए। और फिर जिसमें क्या हुआ कि गांव के मुखिया की सहायता से जो है, या जो भी प्रतिनिधि हुआ करता था उसकी सहायता से टैक्स जो है वो दिया जाता था। और इसको देखिए, संयुक्त प्रांत मतलब जो अपना उत्तर प्रदेश वगैरह है, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर ये लागू की गई थी। और कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्र जो हुआ करता था उसके ऊपर ये लागू हो गई थी, है ना। अब इसमें भी देखिए, निर्धारण जो करना था सर्वेक्षण करके, अब भैया अनुमानों के आधार पर ही अधिकारी इसमें सर्वेक्षण करने लगे, क्योंकि कोई जांच की कोई व्यवस्था थी नहीं, निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए देखिए, ये लोग अपनी जेबें भरने लग गए, कंपनी के कर्मचारी, है ना। कंपनी के कर्मचारी खूब शोषण करने लगे, पैसा 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए वसूल करने लगे। कंपनी को लगान वसूली पर लगान से अधिक खर्च करना पड़ गया, समझ रहे हैं बात। यानी कि जितनी लगान वसूल हुई नहीं, उससे ज़्यादा तो कंपनी का पैसा खर्च हो गया लगान वसूल करने में। और पैसा कहाँ जा रहा था, जो भ्रष्ट जो उसके कर्मचारी हुआ करते थे उसके पैसों में, उसके जेब में जा रहा था। इसके आधार पर देखिए 1855 में तो सहारनपुर में कृषक विद्रोह हो गया था, समझ रहे हैं आप बात। और उस कृषक विद्रोह के बाद में भू राजस्व को 50% तय कर दिया गया, भाई 50% से ज़्यादा जो है वो टैक्स आप नहीं लोगे जितना उत्पादन होगा, है ना। जिसे रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के योजना के तहत 66% फिर कर दिया गया था, है ना। तो सहारनपुर विद्रोह, जो कृषक विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, तो सहारनपुर कृषक विद्रोह 1855 में हुआ था और ये जुड़ा हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था से। अब देखिए, ये तीनों की तीनों जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो अंत में शोषण तो किसका करती थी, अंत में शोषण करेगी ये सिर्फ और सिर्फ काश्तकार का, जो है वही दबेगा इसमें। जमींदार वगैरह जो थे वो तो किसी न किसी तरीके से बच ही निकलते थे। तो आज हमने ये जो भू राजस्व की व्यवस्थाएं हैं 3, ये देख ली, इनका कितना % किसमें था, कौन कौन अधिकारी किससे संबंधित है, ये सारे के सारे नाम आपको जो है इसमें याद रख लेने हैं, बिल्कुल भूलना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी यहाँ से हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछती ही रहती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप वो मत कीजिएगा कि नहीं मैं यार नहीं करूँ। देखिए, होल्ट मैकेंजी जो है वो जुड़ा हुआ था किससे, महालवाड़ी व्यवस्था से। तो होल्ट मैकेंजी नाम का अधिकारी जो था वो जुड़ा हुआ इससे था। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा और पढ़ाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए, टेलीग्राम के ऊपर अपना चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।